Hi everyone, a wonderful evening to all. I hope आपने अपने जून 2024 यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से शुरू कर दी है and I am here to give you a helping hand in your preparation. I am coming every week with a new video with a new topic which will really help in your examination and surely यहाँ से questions पूछे जाते हैं. एंड सेम इस वीडियो का पर्पस भी यही है, कुछ आपको अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना जो आपकी जर्नी में इन द प्रेपरेशन ऑफ योर जर्नी विल श्योरली हेल्प. बस फर्स्ट ऑफ ऑल, those of who do not know me, my name is Parul. I'm your mentor for UGC JRF examination for both paper 1 and paper 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. आज हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड बोथ, आई एम सेइंग बोथ, आई एम सो सॉरी, तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट हम मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ेंगे, देन मैनेजरियल रोल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स अ मैनेजर नीड टू पोसेस इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली. Without a further ado, let's start with the first topic, and the first topic is management function. Let's talk about the basic, the brief. फिर हम बुकिश नॉलेज पे पढ़ेंगे क्योंकि पहले ABCD जानना जरूरी है. अब मैनेजमेंट फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान में रखना है वो फिक्स नहीं है. हमारे पास बहुत ज़्यादा एन नंबर ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, थ्योरिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं. उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं. फॉर इंस्टेंस, कुछ फंक्शंस हेनरी फ्योल ने दिए हैं, कुछ फंक्शंस सम डिफरेंट रिसर्चर्स ने दिए हैं. तो व्हाट वी विल डू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शंस ये पढ़ेंगे जो भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं. आप सोचेंगे मैम एग्जाम में यही लिखना है कि यस, एग्जाम में यही लिखना है. एज अ स्टेटेड अर्लियर, कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक पर्टिकुलर ऑथर के हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. इन 5 फंक्शंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने जो भी दिए हैं फंक्शन सब इसमें कवर हो जाएंगे. आई होप एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्लियर करनी थी वो स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दी है. अब बात करते हैं कि सबसे पहले, चलो ठीक है मैम, ये फंक्शंस तो हमें पता है, आई होप आपको बेसिक फंक्शंस पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है अभी बिगनिंग में. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, फंक्शन क्या होता है? आपको मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है पता है? डू यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ फंक्शंस? फंक्शन इज नथिंग, डिफरेंट एक्टिविटी, different activities which a manager is performing in an organization. And why manager is performing different activities, or I should say the functions, to achieve the organization objective. Remember, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है. दैट इज वाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर इन फंक्शंस में इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग. अब कोई भी चीज की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. उसी के लिए तो आप फर्दर एक्शंस अपने फॉलो अप करेंगे. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. द फर्स्ट स्टेप which is planning is nothing deciding in advance what to do and how to do. Here you answer two questions. You answer what to do and how to do. For instance, you people are preparing for UGC examination. So that is your what to do, how to do. क्या कोर्स लेना है, सेल्फ स्टडी करना है, यूट्यूब फ्री क्लासेस का बेनिफिट लेना है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास आ जाएंगे हाउ टू डू में. ठीक है, और प्लानिंग में ही आप अपना ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं, जैसा आपने किया कि हाँ मुझे प्रोफेसर बनना है एंड इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेसर आई नीड टू हैव यूजीसी जेआरएफ विद मी. तो इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. अगेन हाउ टू डू. दो क्वेश्चंस, आई होप प्लानिंग क्लियर है. अब ये पर्टिकुलर इमेज देखिए, आई गिव यू द स्पेस टू लुक एट द इमेज प्रॉपर्ली. So here you are right now, you are watching the lecture, and after 6 months you will be holding UGC JRF degree with you,
And how will you reach there? How will you reach there? How will you be a qualified JRF junior research fellow? By planning and implementing and studying. So planning helps you to bridge the gap between where we are and where we want to go. I hope this thing is clear. Let's talk about what are the different steps when it comes to planning. हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, मैंने लिखा है ब्रीफ में, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी हैव इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने कि हाँ दिस इज माई ऑब्जेक्टिव विच आई नीड टू अकम्प्लिश। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बाय 20%। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे अपनी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करना है 20% से। सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस इज नथिंग बट हम कुछ अजम्पशंस फॉर्म करते हैं, बिकॉज आपको पता है हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, द फ्यूचर इज क्वाइट अनसर्टेन। तो हम क्या करते हैं, कंपनी स्पेसिफिकली जब प्लान्स बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस फॉर्म कर लेती है कि ये वाली गवर्नमेंट आएगी, ये वाला टैक्स रेट रहेगा, जैसे अभी बजट आया, अभी इलेक्शंस आने वाले, तो अजम्पशंस फॉर्म हो रहे हैं, हाँ यही वाली गवर्नमेंट आएगी, मुझे तो ये लग रहा है, X% कह रहे हैं ये वाली गवर्नमेंट आ रही है, तो हम अजम्पशंस फॉर्म कर रहे हैं, और अजम्पशंस के फॉर्म पर ही हम स्टेप्स लेते हैं आगे के, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस, प्लानिंग प्रीमिसेस। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक द थर्ड स्टेप। अब आपको पता चल गया मुझे करना क्या है, अब आप ऑल्टरनेटिव्स बनाएंगे कि कौन कौन से चीजें से मैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि फर्स्ट आपको क्या करना है, 20% से प्रॉफिट इंक्रीज करना है अपने फर्म का। तो 3 तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट वन, आपने क्या करा, न्यू मशीन इंस्टॉल करवा दी। सेकेंड, आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, आपने मशीन इंस्टॉल नहीं कराई, अब ज्यादा दाम पर बेचने लगे कस्टमर्स को। थर्ड, आपने क्या करा, जो टॉयज थे उनमें कॉटन की जगह आपने वेस्ट मटेरियल उसमें क्या करना, स्टफ करना स्टार्ट करा, ताकि कॉस्ट कम हो जाए, मशीन्स भी ना लेनी पड़े, कस्टमर्स के ऊपर भी बर्डन ना जाए। अब आप क्या करेंगे, तीनों ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट का मतलब सिंपली आप उनके प्लस माइनस पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन से मेरे फर्म में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। आफ्टर इवेलुएशन आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या वेस्ट मटेरियल को ही स्टफ कर रहे हो इन योर टॉयज एंड देन यू आर सेलिंग इट टू द कस्टमर्स। ऑलराइट, फॉर्मुलेट करना डेरिवेटिव प्लान, सिंपली जो एक एक्स्ट्रा प्लान बनाना ताकि आपके मेन प्लान को उसको सपोर्ट मिले। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट भी करना स्टार्ट करी, तो एडवर्टीजमेंट करके भी आपको पता है अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा कि एक्स प्रोडक्ट वहां पर मिल रहे हैं, तो लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, उन प्लान्स को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। दैट इज ऑल व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग। एग्जाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट स्टेप विच वी हैव इज, प्लान्स में भी दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंगल यूज प्लान, एक होता है हमारे पास स्टैंडिंग प्लान। लेट्स टेक अ लुक एंड रीड अबाउट इट। सिंगल यूज प्लान सिंपली मीन्स आप सिर्फ इसको वन टाइम के लिए बना रहे हैं, दिस इज अ वन टाइम प्लान, सिंगल यूज प्लान। तो रिपीटेड नहीं होता ये जनरली, यहाँ पर दीज एक्टिविटीज के लिए बना रही हूँ जो रेगुलरली होती रहती हैं। जैसे कंपनीज के कुछ पॉलिसीज हो गई, कुछ रूल्स हो गए, अगर नो स्मोकिंग रूल है तो वो वन टाइम नहीं है, सब पे एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे एंड नाइट, राइट। सिंगल यूज प्लान्स वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है आपकी कंपनी में, अब आप उसके लिए सिंगल यूज प्लान बना रहे हैं क्योंकि आप नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक नया बजट बनाएंगे, दूसरा पुराना यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान एंड गिविंग यू द स्पेस, कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए लिखा है, यू कैन हैव अ look at it and read. All right, now let us talk about the second function of management and the function is organizing. सिंपल, रिलेट करके चलना, स्टोरी के फॉर्म में समझना। आपने प्लान्स बना लिए कि हाँ मुझे ये ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल करना है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। आपकी कंपनी में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेस है,
आपकी कंपनी में और भी अदर रिसोर्सेज है, जैसे कि कंपनी, आई एम सो सॉरी, मनी, मटेरियल, मशीन्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि जो कौन से टास्क करने हैं और वो टास्क कौन करेगा, वो टास्क कहाँ पे करे जाएंगे और वो टास्क कब करे जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है कि मेरा टास्क है मैनेजमेंट पढ़ाना यूजीसी जेआरएफ के बच्चों को। कहाँ पे पढ़ाऊंगी? ऑफिस में पढ़ाऊंगी, इस पर्टिकुलर रूम में पढ़ाऊंगी। कब पढ़ाऊंगी? 1 हफ्ते में 5 दिन है, उसमें से मैं कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकती हूँ। तो अगर ये चीज़ें मुझे नहीं पता होगी या कंपनी में कुछ पॉलिसी नहीं होता कि हाँ इस तरीके से काम होता है, तो डोंट यू थिंक इतना प्रॉब्लमैटिक हो जाता मेरे लिए भी, राइट। तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इट। इट इज, मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है आपके लिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब हम वो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी कंपनी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। सो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऑर्गेनाइजिंग, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उन काम को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से काम है, फिर उन काम को डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब उन काम को डिवाइड करना इनटू सिमिलर एक्टिविटीज। यस, सिमिलर एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, उनको वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो एक्टिविटीज वो मैनेज हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद हम डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन सेकंड स्टेप आता है। आप सोच रहे होंगे मैम इस स्टेप में क्या होता है? लेट मी टेल यू द सेम। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में डिफरेंट एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स की जो आइडेंटिफाई करी, उनको स्मॉल एक्टिविटीज में बेस्ड ऑन सिमिलर फंक्शंस हमने डिवाइड करा। अब उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, एक कंपनी है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एजेसी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है। हमारा एक कंटेंट टीम है जहाँ पे सारे टीचर्स है, एक हमारे पास मार्केटिंग टीम है, एक हमारे पास सेल्स टीम है, एक हमारे पास ग्राफिक टीम है। अब सबके पास स्पेशलाइजेशन है, सब और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और कंट्रोल होगा। जैसे मेरा टास्क सिर्फ वीडियो बनाना है, और जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे अमन सर, उनको इन्फॉर्म करना कि अमन प्लीज आप ये अपलोड कर देना। अब वो अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। बट अगेन कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। अगर सब काम मैं ही करने लगूंगी तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल किसी और ने बनाया है, वो ग्राफिक टीम ने बनाया है। एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशलाइजेशन भी तभी आता है एक कंपनी में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब अगेन डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गई है, सबको ड्यूटीज हैंड ओवर कर देना। जैसे मुझे कुछ ड्यूटीज मिली है, हरनीत सर को कुछ ड्यूटीज है, चेतन सर, शुभम सर को कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। देन एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना। आपको पता होना चाहिए आपको किसको रिपोर्ट करना है। जैसे मुझे किसको रिपोर्ट करना होता है, मुझे रिपोर्ट करना होता है अनुज सर को। और अगर एक कंपनी में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे कौन ऑर्डर्स दे सकता है, तो बहुत एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इन सब को ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। अब आपने प्लानिंग में डिटरमाइन कर लिया कि भाई ये काम करना है, ऐसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिपार्टमेंट्स तो बना लिए, आपने काम भी डिफाइन कर लिया कि ये वाला काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो काम कौन करेगा, हु विल डू द वर्क। सो स्टाफिंग आंसर्स दीज क्वेश्चंस। स्टाफिंग आंसर्स व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इज इट टू बी डन, वो काम कैसे करना है, और वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है वो अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। मुझे पता होना चाहिए मेरा बॉस कौन है, मुझे पता होना चाहिए मेरे अंडर कौन काम करे। दैट इज व्हाट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर इज। ऑलराइट, the next one, so again, staffing simply means putting people to jobs, finding the right people for the right job. मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला बंदा ये वाला काम कर सकता है। अगर अनुज सर मुझे बोले पारुल आप कल से इको पढ़ाने लग जाओ, तो माइड मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि इको में मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि ये फिगर आउट करना कि कौन सा बंदा क्या पढ़ाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब बात करते हैं कैसे कैसे हम रिक्रूट कर सकते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके पास क्या आ जाता है, प्रमोशन, और एक्सटर्नल में आपके पास आ जाता है ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल में। इन दोनों के अलावा अगर आप कहीं भी जा रहे हो हायरिंग करने, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल इज। आपके कॉलेजेस में कंपनीज आती होगी, एक्स वाई से कंपनी आती है, वो इंटरव्यूज लेती हैं, कुछ बच्चों को लेके जाती हैं, तो कैंपस में जाके अगर एक्सटर्नल वेबसाइट पे आप अपनी कंपनी की पोस्ट डाल रहे हो, फॉर इंस्टेंट लिंक्डइन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेस में। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली एग्जाम में भी आता है, द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि मैं एक कंपनी हूँ जैसे कि मानो, और मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप लोग आओ और मेरी कंपनी में अप्लाई करो। हाउएवर सिलेक्शन में क्या होता है, जितने भी वो लोग आए हैं, जितने वो पूल ऑफ एप्लीकेशंस मेरे पास आएंगे, उसमें से मैं बेस्ट सेलेक्ट करूंगी। इसीलिए रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, एंड सिलेक्शन एक नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इट इज द पॉजिटिव वन, इट इज नेगेटिव वन। और रिक्रूटमेंट पहले आता है, उसके बाद हम सिलेक्शन की बात करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम एनकरेज करते हैं ज़्यादा अप्लाई करो, यहाँ पे हम उन्हीं को लेते हैं जो हमें लगता है वो डिजर्विंग है, उन्हीं को हम अपनी कंपनी में रखते हैं, बाकी को बोलते हैं राम राम, गो एंड अप्लाई इन सम डिफरेंट कंपनीज। ऐसा ही होता है, राइट, हम सबको पता है, हर एक कंपनी ये सेम प्रोसेस फॉलो करती है। द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज डायरेक्टिंग। अब मेरे पास लोग भी आ गए हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव पता है, काम पता है, आई नो कि कौन कौन क्या काम करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है उनसे काम कैसे करवाना है, राइट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायरेक्टिंग इज नथिंग, अगर मैं डायरेक्टिंग का दूसरा वर्ड बोलूं, डायरेक्टिंग इज नथिंग बट सुपरविजन। आई एम गोइंग टू सी, जितने भी लोग मैंने हायर करे हैं मेरी कंपनी में, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग इज, डायरेक्ट पीपल, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, राइट। लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर द क्लैरिटी। एंड हियर वन ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन फॉर्मुलेटेड, जैसे हमने बात करा और हमने ये प्लानिंग फंक्शन में करे हैं। प्लान्स ऑफ एक्शन हमने बना दिया है, ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में करे हैं, हमने राइट अमाउंट ऑफ पीपल भी फिगर आउट कर लिए। उसके बाद फंक्शन आता है डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ मैनेजर it also my responsibility, or as an owner, it is also my responsibility to see whether people are working their best ability or not। सिर्फ कंपनी में आके जा रहे हैं बैठ के और सैलरी ले रहे हैं या काम भी कर रहे हैं, तो ये सब भी डायरेक्टिंग के अंडर भी आ जाता है। ठीक है, so these are some of the elements of directing. These are four. We have supervision, we have communication, we have motivation and we have leadership. हम आज क्लास में इन सब को कवर नहीं करेंगे, अपकमिंग क्लासेस में हम सब ये डिटेल में कवर करेंगे। लीडरशिप एक अपना अपना चैप्टर है, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। तो वो रेपिटेशन ऑफ एक्शंस हो जाएंगे, आपके लिए भी ज़्यादा समय, मेरे लिए भी। तो आई थॉट कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज कंट्रोलिंग। अब आपका काम हो गया है, तो पहले कंट्रोलिंग का मतलब समझते हैं, कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस। अब हुआ क्या, अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप यूजीसी का आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप पेपर 2 का मॉक टेस्ट दे रहे हो, और पेपर 2 आपको पता है 200 मार्क का आता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपने अपने आप से बोला, सपोज मैंने अपने आप से बोला पारुल इस बार आपको 100 तो एटलीस्ट मार्क्स लाने ही हैं, एटलीस्ट मुझे 100 मार्क्स लाने हैं। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, राइट, ये मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, नो मैटर व्हाट। हाउएवर जब मैंने पेपर लिखा, मॉक टेस्ट दिया, और जब उसका रिजल्ट आया मुझे 100 मार्क्स नहीं मिले, मुझे उसकी जगह सिर्फ 80 मार्क्स मिले, राइट।
अब कंट्रोलिंग का फंक्शन आप यूज करोगे। सो कंट्रोलिंग इज नथिंग कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज 80 विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दैट इज 100। और आप कितने मार्क्स दूर हो अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से? आप 20 मार्क्स दूर हैं। आप 20 मार्क्स दूर हैं अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ये सभी एक कंपनी को करना होता है। तो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड फाइंडिंग आउट द डिविएशन। डिविएशन सिंपली मीन्स एक कंपनी अपने सेट टारगेट से कितना दूर है। जैसे आप कितना दूर है 20 मार्क्स से, तो ऐसे कंपनी भी अपने प्रॉफिट्स को देखते हैं कि हाँ भाई मैंने इतना सोचा था बट सिर्फ इतना ही हुआ है, देखते हैं क्या कमी आई है और इन एक्शंस को करेक्ट करना। अब नेक्स्ट टाइम आप और हार्ड वर्क करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि हाँ मेरी जो भी गलती है, चलो मैं एक बार मॉक टेस्ट एनालाइज कर लेता हूँ, अपनी गलतियां देख लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम ना मैं कोशिश करूंगा स्टैंडर्ड के करीब ही मेरे मार्क्स आए, 20 मार्क्स का तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कुछ प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, एक बार देख लेते हैं, विल बी क्विक। द फर्स्ट इज, जैसे मैंने आपको कहा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। 100 मार्क्स आपने सेट कर दिए। अब अच्छी बात है आप स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव टर्म में भी। हाउ एवर प्रेफर ये किया जाता है कि आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में करें। क्वांटिटेटिव टर्म सिंपली मीन्स आप नंबर्स के फॉर्म में क्या करो, स्टैंडर्ड सेट करो ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए, जैसे आप मार्क्स इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज अपने परफॉर्मेंस को मेजर करो, जैसे आपने किया अपना मॉक टेस्ट दिया जब, फिर देखो कि डेविएशन है क्या, मतलब मेजर करो, फिर आपने कंपेयर करो अपने स्टैंडर्ड से, फिर आप देखेंगे कि डेविएशन है और अगर डेविएशन होंगे तो आप क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप एक बात बताइए, आपके सारे, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करें, काम करें, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करें, काम करें। कभी कभी आपके डिविएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। तो होता क्या है, आप हमेशा कुछ अगर एक्सेप्टेबल रेंज आ रही है आपकी तो आप उसे इग्नोर करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा बहुत वेस्ट तो होता ही है और ये कंपनी को पता ही है। तो दो चीज़ें होती है, आई होप यू नो, कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, एक होता है हमारे पास नॉर्मल वेस्ट और लॉस और एक होता है अबनॉर्मल, राइट, अबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस जो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही जाना है, तो वो आ गया आपका एक परमिसेबल लिमिट में। आप ये अपने मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करोगे। हाउ एवर अगर आग लग गई है कंपनी में, कुछ नेचुरल क्लामिटी आ गई जिसकी वजह से आपकी कंपनी के रिसोर्सेस काफ़ी कम हो गए, रॉ मटेरियल्स जल गए हैं, तभी अबनॉर्मल लॉस होगा, इसकी आप रिपोर्ट करोगे अपने मैनेजर को। ठीक है, समझ आया? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ही यही होता है। इट सिंपली मीन्स कि आपके जो एक्सेप्टेबल रेंज में डेविएशन आ रहे जो थोड़े कम है उनको आप इग्नोर करो, अपने मैनेजर को हर एक चीज रिपोर्ट मत करो। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज। ठीक है, एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपका आपको पता चला कि मटेरियल डिफेक्टिव था इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो आप क्या करोगे, मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दोगे। अगर आपको पता चला मशीनरी डिफेक्टिव है, या तो मशीन को ठीक करवाओगे और आप मशीन को रिप्लेस करोगे। और भी कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आप कैसे कैसे करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ऑलराइट, so with this we are done with management by मैनेजमेंट फंक्शंस। एक छोटा सा फंक्शन और है कोऑर्डिनेशन, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है सिलेबस में। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन में अब आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे मैंने कहा हमारी टीम में एक थंबनेल बना रहा है, मेरे काम वीडियो बनाने का है, एक का काम अपलोड करने का है, देयर आर सो मेनी वर्क एक वीडियो अपलोड करने के लिए भी। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एंड आई हैव अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर द सेम। कैन यू सी दिस पीपल आर प्लेइंग वायलिन and this person standing here is coordinating the activities and the rhythm, the flute, whatever instruments they are using, and some are also using the violin. They have to be in sync with each other. They have to be in sync with each other, and that is what
द कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की कोऑर्डिनेशन के, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए और भी ज्यादा। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना। सेकंड, यूनिटी ऑफ एक्शन लाना, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेम हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट फंक्शंस आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस, coordination is also a continuous process. All right, I hope I'm clear. Now let us talk about the next portion of the class, that is managerial skills. अब आपको पता है आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, एंड स्किल्स आर इन वेरी डिमांड दीज डेज, आपको तो अच्छे से पता ही है। अब स्किल्स होते क्या है? अ स्किल इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल एबिलिटी और एक्सपर्टीज इन समथिंग। आपको एक काम करने का तरीका है, आपके पास या तो किसी चीज की एक्सपर्टीज है, जैसे मेरे पास मैनेजमेंट की, या तो आपके पास कोई प्रैक्टिकल एबिलिटी है। तो हम जो स्किल्स पढ़ने वाले हैं वो 3 स्किल्स पढ़ेंगे, विच इज गिवन बाय रॉबर्ट कर्ट्स। एक बार नाम याद कर लेना, क्योंकि जनरली स्पेसिफिकली यूजीसी जेआरएफ एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो ऑथर का नाम भी पूछ लेते हैं। ऑलराइट, so here, as I stated earlier, 3 skills are there: technical skills, human skills, and conceptual skills. Let's understand technical skills first. Technical skills are nothing but knowing how to use the instruments of the company or the factory, how to use the instruments. So these people are generally working with the instruments only, and the people who are working at the lower level of management, I'm repeating again, the people who are working at the lower level of management should have more technical skills as compared to the people working at the middle level of management and the top level of management. Let us understand the second skill, that is human skills. Human skills are in very demand these days. Why is that so? Because we have to work with the people. We are working with the people. So this skill highlights the importance of interpersonal relationship. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, एंड दिस स्किल, जैसे मैंने आपको कहा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। सो ह्यूमन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कंसेप्चुअल स्किल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था फंक्शंस और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आई होप यू रिमेम्बर। व्हाट आर द फंक्शंस? कि ये इन लोगों का काम होता है कि प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना लोगों के लिए, तो इनका काम दिमाग से रिलेटेड है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं, फिर वो गोल आगे बताते हैं कि देखो आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है। तो कंसेप्चुअल स्किल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द top level of management. I have a diagram to show you as well. It will make the things clear. So as you can see here, as I stated earlier, top level of management, they need conceptual skills more as compared to other levels of management. Middle level of management, they require, however, less than top level of management and more than lower level of management. Human skills, मैंने आपको कहा वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि जनरली जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं मशीनरीज के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए कि आपको तो भाई नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड देन टेक्निकल स्किल्स का एक देखो, यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स सबसे कम है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज वो ज्यादा समय अपना कहाँ डिवोट करते हैं, इन दीज टू स्किल्स, टॉप लेवल conceptual skills, and what the other skill which we have is human skills. Just allow me a minute to have a sip of water. All right, I hope you understood the topic. ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कौन कौन से लेवल पे वो इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मैनेजरियल रोल्स। दीज रोल्स आर गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग, इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एक तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो व्हाट ही डिड, इन्होंने 10 रोल्स दिए हैं। ही हैज गिवन अस
10 रोल्स एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने उन 10 रोल्स को 3 में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट वन इंटरपर्सनल, द सेकंड वन विच वी हैव इज इंफॉर्मेशनल, द थर्ड वन विच वी हैव इज डिसीजनल. इंफॉर्मेशनल, सेकेंड वन इंटरपर्सनल एंड डिसीजन, इन्होंने 3 रोल्स में उनको क्या करा है, डिवाइड कर दिया. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन नाउ एंड हियर इट गोज. As you're seeing on your screen, the first role, that is interpersonal roles, they have 3 roles. This is the first head, this is the first head, that is interpersonal roles, and the first role which we have is figurehead, second which we have is leader, and third which we have is liaison. Let's understand these in detail now. All right, so the first one, figurehead, this person is representing the company wherever is going. तो अगर मैनेजर का काम, रोल अगर वो फिगर हेड का है, तो जैसे मैंने आपको कहा, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एक सिंबॉलिक ड्यूटीज है, उसको स्पीचेस देने होंगे, उसको एक कमिट करना होगा कंपनी से. ठीक है, अगर आप सपोज एक यूएसए, एक एम्बेसडर हो यूएसए का, इंडिया आते हो, तो आप यूएसए हो हमारे लिए, आपको सारे काम करने पड़ेंगे जो यूएसए करेगा. ठीक है. द सेकेंड वन विच वी हैव इज अ लीडर. यस, manager also acts as a leader, and as a leader my responsibility is to do my work very well. However, at the same time मैं बाकियों से भी काम करा पाऊँ, that तभी मैं एक ट्रू लीडर होंगी. सो हेयर ट्रू लीडर मोटिवेट करता है, आपको पता है, इंस्पायर करता है, और एक एग्जाम्पल बनता है. हम कहते हैं यार उसको, मेरे को ऐसा बनना है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ ट्रू लीडर इज. द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज लाइजन. लाइजन इज नथिंग व्हाट यू डू, एक वो नेटवर्किंग करता है बाहर की दुनिया से. आपको पता है नेटवर्किंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करता है with other organizations, with government, etc. So that is what liaison is, to maintain the relationship with with other organizations including governments. All right, let us talk about the second head, and the second head which we have is informational head. तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आ गई जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. फॉर इंस्टेंस मॉनिटर करना, मॉनिटर सिंपली मीन्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, to get the information. It could be any information about the project which you are doing. अब सबऑर्डिनेट को कुछ हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मिल रहा है, अब आपको वो इंफॉर्मेशन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देनी है. तो इट कुड बी एनी इंफॉर्मेशन. अब उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, डिससेमिनेट करोगे. तो फिर आपका कौन सा रोल हो जाएगा, डिससेमिनेटर का. आपका कौन सा रोल हो जाएगा उस समय, डिससेमिनेटर्स का वो रोल हो जाएगा, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द पीपल. इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ही अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपका कौन सा रोल हो जाएगा, डिससेमिनेटर. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव स्पोक्स पर्सन. इट सिंपली मीन्स एक स्पीक करना कंपनी के लिए, इंगेज करना पब्लिक रिलेशंस में, तो वो क्या हो जाएगा, स्पोक्स पर्सन होगा. ये टर्म हमें न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलता है कि उस कंपनी के स्पोक्स पर्सन का है. तो स्पोक्स पर्सन सिंपली मीन्स उस कंपनी के मैनेजर ने उस समय वो स्पोक्स पर्सन का रोल करा था, तभी इंफॉर्मेशन सामने आई है. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रोल की, दैट इज डिसीजनल रोल्स. हमारे पास यहाँ पे 4 रोल्स होते हैं. फर्स्ट, एक मैनेजर एज एन एंटरप्रेन्योर ऐड करता है, और हु इज एन एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया स्टार्ट करता है. सेकंड, डिस्टर्बेंस हैंडलर, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कंपनी में, अगर कंपनी में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसको हैंडल करना. कंपनी के बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेस एंड सम अदर रिसोर्स इंक्लूडिंग मनी, मशीनरीज एटसेट्रा, उनको एलोकेट करना बजट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, जैसे फाइनेंस का बजट होगा, मार्केटिंग का बजट होगा, अगर आपकी कंपनी में रिसर्च करनी है तो उसका भी बजट होगा, उसको एलोकेट करना एज अ मैनेजर. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज द नेगोशिएटर. नेगोशिएट करना किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, एजेंसीज के साथ क्या करोगे आप, नेगोशिएट करोगे. सो विद दिस आई एम डन. जो भी मुझे पढ़ाना था, मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए जो हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं. ये प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर सम अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया प्रीवियस से क्वेश्चंस बार बार लाने, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस सकते हैं प्रीवियस से क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगी.
So the first question which we have is रॉबर्ट कर्थ ने जो आपको 3 स्किल्स बताई है वो कौन कौन सी स्किल्स है? टेक्निकल स्किल्स बताइए, राइट, कंसेप्चुअल स्किल्स बताइए, ह्यूमन स्किल्स बताइए। ये दोनों नहीं है तो फोर्थ और फिफ्थ तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट, 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 ए इज द आंसर। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अगेन दे आर 10 बेसिक रूल्स। जैसा भी हमने लेटेस्ट पढ़ा उसको हमने 3 हेड्स में डिवाइड किया है एंड द क्वेश्चन वांट्स यू टू आंसर व्हाट दोस 3 हेड्स आर। ट्रांजैक्शन पढ़ा है क्या हमने? कोई पढ़ा था? नहीं। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट, एलिमिनेट, 2 पॉइंट्स आर एलिमिनेटेड। लेट्स टॉक इंटरपर्सनल, हाँ सेकंड था। चेंज मेकिंग नहीं, तो थर्ड भी नहीं था, थर्ड भी नहीं था, फर्स्ट इज द आंसर। 2, 4, 5। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान हमने पढ़ा था, वन टाइम इवेंट होता है, उसके लिए अगर हम प्लान बना दें तो वो सिंगल यूज प्लान होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, लेट्स सी साथ में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट सही है? तो इस पर टिक कर देते हैं। द सेकंड वन, सिंगल यूज प्लान्स आर नॉट लाइकली टू रिपीटेड इन फ्यूचर। अगेन हमने पढ़ा था ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिंगल यूज प्लान्स फ्यूचर में हम रिपीट करें, तो ये भी आंसर नहीं है। ये आंसर मतलब सही स्टेटमेंट है तो आंसर नहीं है, राइट। थर्ड, द ड्यूरेशन में भी अभी ड्यूरेशन भी छोटी रहती है क्योंकि वन टाइम है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं उसको यूज करने के बाद। तो आंसर इज फिफ्थ। एफिशिएंसी बढ़ाते हैं रूटीन में नहीं, ये किसका काम होता है? स्टैंडिंग का प्लान होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। क्या है? अभी हमने पढ़ा था दिस इज फ्रॉम द द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, अगर आपको याद होगा तो। So this process is known as departmentation or departmentalization, whatever you like to call. The last question for today's class is name the function of management that recognize the importance of every function employed by an organization. Staffing. लोगों से रिलेटेड अगर जहाँ भी बात होगी तो अगर हम स्टाफिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। विद दिस आई एम डन विद द क्लास। जो भी अगर आपको डाउट होगा छोटू से बड़ा प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही है। कंटिन्यू हम तभी कर पाएंगे जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो देखो तो एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, थैंक यू, लाइक कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू शेयर करो, बट ये काम करोगे तो एक ऐसा मोटिवेटर मिलेगा हम लोगों को भी कि हाँ हमें अच्छी इसी तरह की वीडियो देनी है अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, so see you in my next video now. Thank you so much and have a lovely good night. Bye students.